हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस से 31 लेकर के आई हूँ और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आज जो है वीडियो आप लोगों को लेट प्रोवाइड की जा रही है। तो खैर थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो देखते हैं आपका कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है आपका कि वायु में कौन सी नोबल गैस जो होती है वह नहीं पाई जाती है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है। तो आपका जो ऑप्शन है ए है हीलियम, क्या है, ए में आपका हीलियम है, बी में नियॉन है, सी में आर्गन है, उसके बाद डी में रेडॉन है। तो वायु में जो होता है रेडॉन जो होता है वह नहीं पाई जाती है वायु में। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुल कितने नोबेल गैस होते हैं तो 6 होते हैं। और आवर्त सारणी में जो है इसको कहाँ पे रखा गया है तो 18वें वर्ग में रखा गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। 6 नोबेल गैस होता है वह कौन कौन सा होता है। तो हीलियम हो गया आपका, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उसके बाद रेडॉन, ये 6 होते हैं। लेकिन ये 5 जो होते हैं रेडॉन को छोड़ करके ये जो होता है वायु में पाया जाता है, बट जो है रेडॉन आपका नहीं पाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए विटामिन ए है, बी में आपका विटामिन सी है, सी में आपका विटामिन ए है और डी में विटामिन आपका के है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। और क्या कह रहा है कि खून जमने में कौन सी आवश्यकता है। तो विटामिन आपका के जो है आवश्यकता करता है जमने में। और एक होता है हिपेरिन प्रोटीन, जिसके कारण कि हमारे शरीर में जो ब्लड रन करता है उसको जमने नहीं देता हमारे शरीर के अंदर, हिपेरिन प्रोटीन के कारण ही। और एक होता प्रोटीन ही है वह फाइब्रोजिनोजेन, वह जो होता है वह प्रोटीन, यदि किसी व्यक्ति में प्रोटीन है तो क्या होता है कि ब्लड जो होता है वह जमने लगता है, बहुत ही घातक होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो ए में आपका आरएनए, बी में आपका इन्वर्टेज, सी में आपका इंसुलिन, डी में आपका है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी जो है एक हार्मोन है और यह जो है अग्नाशय से निकलता है। और अग्नाशय को हम लोग पैंक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। और अग्नाशय जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि होता है, या बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम्स निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है। एंजाइम जो बना हुआ होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, जबकि हार्मोन जो होता है प्रोटीन एवं स्टेरॉइड का भी बना होता है। इन दोनों को मिलकर के हार्मोन बनता है। तो अग्नाशय में जो 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि का जिससे कि एंजाइम स्रावित होता है, और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का जिससे कि क्या होता है हार्मोन स्रावित होता है। तो उसी भाग में अग्नाशय के एक भाग में लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती है और उसको 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो अल्फा बीटा इस तरह की कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। तो बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और इंसुलिन का कार्य क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं उसमें ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का जो कार्य होता है इंसुलिन का होता है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति में यदि इंसुलिन की कमी हो जाता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति में मधुमेह रोग हो जाती है। वह क्यों होती है, क्योंकि उसके रक्त में जो होता है ना ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिसके के कारण कि उसके शरीर जो है उसके शरीर में चीनी की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसको मधुमेह रोग होती है। तो ये सारे पॉइंट जो आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि विकास का कारण क्या है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका फॉसिल पदार्थ, बी में आपका जीन के लिए संघर्ष, सी में आपका पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, उसके बाद डी में आपका है वंशागति। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जैव विकास का जो प्रतिपादन किया था वह किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखा था जिसमें कि इन सारे के बारे में वो अपने बताया था। तो वो कौन सा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका लोहा, बी में आपका मैग्नीशियम, सी में आपका जस्ता, उसके बाद डी में आपका है कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और कोबाल्ट जो है किसमें पाया जाता है, B12 पे जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और रक्त में जो है आयरन पाया जाता है। यदि हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है निकटिटेटिंग पर्दा, बी में आपका कर्णपाले की कर्णाभ मांसपेशियां, सी में आपका सामने वाले चपटे दांत जिसको हम लोग कृदंत के नाम से जानते हैं, डी में आपका वर्मीफार अपेंडिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या है देखते हैं कि शर्कराओं में सबसे मीठी है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन को। ऑप्शन ए में आपका है फ्रक्टोज, बी में आपका ग्लूकोज, सी में आपका है सुक्रोज, डी में आपका क्या है लैक्टोज है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह सुक्रोज हो जाएगा। शर्करों में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो होता है, सबसे मीठी चीज़ जो होता है वह कौन होता है, सुक्रोज ही होता है। और सुक्रोज का क्या कार्य क्या होता है, सुक्रोज जो है वह शर्करा को जो है फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और आपका डी में आप लैक्टोज देख रहे हैं। लैक्टोज का कार्य क्या होता है, यह शर्करा को जो होता है ना वह ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोज जो है शर्करा को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है, और जबकि सुक्रोज जो है फ्रुक्टोज शर्करा को फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ आपको वह दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार जो है कौन कौन से धर्म के लिए महान धार्मिक केंद्र रहा। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका सिखों के लिए, बी में आपका जैनों के लिए, सी में आपका बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। तो इन सभी के लिए जो बिहार महान धार्मिक केंद्र रहा है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिखों के लिए कैसे रहा, तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म पटना में हुआ है। और जैनों के जो 24वें तीर्थकार थे महावीर, उसका भी जन्म तो कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार में ही हुआ है। और बौद्ध धर्मावलंबी, इसका भी संबंध जो है बिहार से ही है, बौद्ध धर्म का। तो इसलिए जो है इन सभी के लिए जो है बिहार महान धार्मिक केंद्र रहा है। तो क्लियर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, या झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। तो 15 नवंबर 2000 को जो है वह पृथक हुआ। तो आपका ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि बिहार में कितनी विश्वविद्यालय है। तो बिहार में जो है कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग इसको कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। तो ए में आपका मधुबनी, बी में आपका श्रीरंगम, सी में आपका है पिछवई, डी में आपका है मुगल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बिहार में और भी विधा पेंटिंग है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे मधुबनी पेंटिंग, तो इसके बारे में तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके। इसके अलावा जो पटना शैली है, मिथिला शैली है, मंजूषा शैली है, सांची कला शैली है, थंका शैली है, आदि यहाँ पे है। तो मैं इसका डिस्कस इसीलिए करी कि हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए कि 3 आपको दे दे मधुबनी शैली की पेंटिंग, उसके बाद दे देगा मंजूषा शैली की पेंटिंग, पटना शैली की पेंटिंग। यदि आप इन सारे को जाने हुए रहेंगे तो वहाँ पे आप जो है राइट आंसर करके आएंगे। तो आपको 3 ऑप्शन में ये दे देंगे, उसके बाद लास्ट में देंगे कि इनमें से कौन नहीं है।
या इनमें से है। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ जो है आप लोगों को दे देंगे, तो ये सभी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो गया तो वह ए हो गया, वैसे तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो बढ़ते हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 12 में है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके प्रभाव में देखी जा सकती है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका एकीकृत समुदाय, बी में आपका चरमपंथी समूह, सी में आपका रचनात्मक क्षेत्र अभिजन और डी में है वह स्वशाली मध्य वर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका भूमियार, बी में आपका राजपूत, सी में आपका कायस्थ, डी में आपका है कुर्मी। तो स्वतंत्रता पूर्व जो बिहार में कौन से जनजाति नहीं, वर्चस्व जाति का बोलबाला था। तो भूमिवार, राजपूत, कायस्थ इन तीनों का था, लेकिन कुर्मी का नहीं था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको 14 में है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। तो क्या था, पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर को चूज करेंगे। तो ए है आपका राजकीय संसाधन को, बी है आपका सामाजिक स्थिति को, सी है आपका आर्थिक स्थिति को, डी है आपका संस्कृति को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति को। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। तो कौन से सन में जो है हुआ था। तो मार्च 1929 ईस्वी में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आइए हम लोग यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में चर्चा किए हैं। तो इसका जो पहला महासचिव था वह कौन था, वह श्री कृष्ण था। ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का सर्वप्रथम जो महासचिव बना था वह कौन बना था, श्री कृष्ण सिंह बना था। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो कौन से प्लेस से पता चलता है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका धौलावीरा में, बी में आपका लोथल में, सी में आपका कालीबंगा में, डी में आपका है आलमगीरपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है, यह जो है गुजरात में पड़ता है। गुजरात के धौलावीरा में जब खोदाई की गई तो वहाँ पे यह पता चला कि एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ पर है। तो क्लियर। और गुजरात में ही जो एक इतिहास का एक बहुत ही बड़ा स्थल है, तो वो लोथल जो है वह कहाँ पे है, गुजरात में ही है। और यह जो है अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि लोथल जो प्लेस है वह कहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत निशानी लोथल प्लेस, तो वह कहाँ पे है, तो वह जो है भोगवा नदी के किनारे है प्रेजेंट टाइम में। तो क्लियर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो हम लोगों को किससे पता चलता है, तो किसमें उपलब्ध है, तो बौद्ध धर्म के बहुत ही ग्रंथ थे, बहुत ही महत्वपूर्ण अंगुत्तर निकाय, तो उसी से हम लोगों को पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 16 महाजनपदों का हम लोग पता जो चलता है वह जैन धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जैन धर्म का। वो कौन सा है, भगवती सूत्र, उससे भी हम लोगों को पता चलता है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका वैशाली, बी है आपका एथेंस, सी है आपका स्पार्टा, डी है आपका पाटलिपुत्र। तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में हुई थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह
है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका भास, बी में आपका शूद्रक, सी में आपका विशाखदत्त, उसके बाद डी में आपका है अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त के रचना में जो है हम लोगों को मिलता है इसकी जानकारी। तो आपका जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भास, ए में आपका भास है। तो भास के बारे में भी जान लेते हैं। भास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखा था वो अपने ज़माने में, स्वप्नवास वदतम। कौन सा? स्वप्नवास वदतम। किसने लिखा था? भास ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग माइंड में रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है आपका। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें जो है वत्सराज, उदयन एवं चंड प्रणोत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। और हम लोग यहाँ पे विशाखदत्त की बात करें तो विशाखदत्त की वह कौन सी रचना थी जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? तो वह था मुद्रा राक्षस था। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में आपका 20 क्या है पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है तो वह कौन सा बुक है? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका दिव्यावदान, बी है आपका अर्थशास्त्र, सी है आपका इंडिका, डी है आपका अशोक के शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिका। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज जो थे वह सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। और इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। आपका बी में है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त एवं चाणक्य के नाम से भी जानते हैं उसको। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है कहाँ पे आयोजित हुई थी? यह जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। और यह किसके शासनकाल में? यह जो है अशोक के शासनकाल में जो है हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे? मोगलीपुत्तिस ने। किसने? मोगलीपुत्तिस ने जो है इसकी अध्यक्षता किए थे जब यह तीर्थ बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। और यह कौन से ईसा पूर्व में हुआ था? तो इसके जो है क्वेश्चन में जो आते हैं दो डेट आते हैं। तो आपको है 249 ईसा पूर्व भी आप लोगों को माइंड में रखना है। उसके बाद 255 ईसा पूर्व भी आप लोगों को माइंड में रखना है। इन दोनों डेट को आप लोगों को माइंड में रखना है। और बौद्ध संगति जो है 4 बौद्ध संगति हुई है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो कश्मीर के वसुवन में। कहाँ पे? कश्मीर के जो है वसुवन में नहीं, कुंडल वन में हुआ था। और वह किसके शासनकाल में हुआ था? यह जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। और यह कब हुआ था? तो ईस्वी की पहली शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति। और इसके पश्चात जो है कोई बौद्ध संगति नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है 2 वर्गों में विभाजित हो गए, एक हीनयान और दूसरा महायान। इसी कारण से जो है 5वीं बौद्ध संगति नहीं हुई। और आइए हम लोग थोड़ा फर्स्ट बौद्ध संगति, सेकेंड बौद्ध संगति उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? यह जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? सबाकामी ने किए थे। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि बौद्ध संगति से रिलेटेड जो है किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। या तो बीपीएससी का तो बहुत ही क्या कहीं फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी का तो यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन। उसके बाद बीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आता ही है इस तरीके से क्वेश्चन। तो क्लियर अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि किस शासन
द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका अजातशत्रु द्वारा, बी है आपका कलाशोक द्वारा, सी है आपका उदयन द्वारा, उसके बाद डी है आपका क्या है? डी है आपका कनिष्क द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदयन ने ही जो है सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वह कौन थे? वह उदयन ही थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और उदयन जो है यह अजातशत्रु के क्या है? पुत्र हैं। और उदयन जो है अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था, क्योंकि ये सभी जो है पितृ हंता है। उदयन हो गया, उसके बाद अजातशत्रु भी अपने पिता की हत्या करके जो है क्या बना था? राजा बना था। और अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था कुनिक नाम था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यह कौन से वंश से संबंधित था? यह जो है हर्यक वंश से संबंधित था। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। और इसके बाद कौन से वंश की स्थापना हुई थी? तो शिशु नागवंश की स्थापना हुई थी। तो यह भी पॉइंट जो है आप लोग क्या करेंगे? माइंड में रखेंगे। और उसका ही वंशज था कौन? कालाशोक। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा भाषा प्रयुक्त हुआ था? तो ए है आपका संस्कृत, बी है आपका प्राकृतिक, सी है आपका पाली, डी है आपका हिंदी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा प्रयुक्त हुआ था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, 23 में जो है पाली भाषा आया कहाँ से? तो पाली भाषा जो है यह संस्कृत पहले लौकिक संस्कृत में चेंज हुआ, उसके बाद प्राकृतिक, उसके बाद पाली, इस तरह से जो है चेंज होते होते अभी जो हमें प्रेजेंट टाइम में हिंदी है, हिंदी भी कहीं संस्कृत भाषा के ही रूपांतरित रूप है। तो ये सभी प्राकृतिक, पाली, हिंदी, अपभ्रंश भाषा, ये सभी जो है संस्कृत का ही रूप है। संस्कृत में धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और अलग अलग भाषाएं बनती गई। तो क्लियर। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर को चूज करेंगे। ए है आपका अशोक, बी है आपका चंद्रगुप्त, सी है आपका बिंदुसार, डी है आपका कुणाल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और अशोक भी मौर्य वंश से ही संबंधित है और बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं करेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक है, जबकि बिंदुसार जो है अशोक के पिता हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका 4, बी में आपका है 5, सी में आपका है 6, उसके बाद डी में आपका है 7। तो मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किए थे। तो क्लियर। पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है आपका 9 जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी है आपका ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी है आपका जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी है आपका वन्य भूमि। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। तो यहाँ पे हम लोग सीता भूमि की बात करें हैं तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह अर्थशास्त्र के अनुसार, तो अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं? अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखे हैं। तो कौटिल्य किसके समकालिक थे? तो वह मौर्य वंश के समकालिक थे। तो यह सीता भूमि किससे संबंधित होगा? तो मौर्य वंश से संबंधित होगा, मौर्य वंश से संबंधित होगा सीता भूमि। तो मौर्य साम्राज्य जो होता था, मौर्य साम्राज्य जो है 2 प्रकार की भूमि की व्यवस्था थी। एक तो वह जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में थी और दूसरी वह जो किसान के पास थी। राज्य को अपनी प्रत्यक्ष भूमि में जो आय होती थी उसे सीता आय या सीता भूमि कहती थी। देखिए क्या है सीता भूमि या सीता आय।
कि राज्यों को अपनी प्रत्यक्ष भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसी को हम लोग क्या कहते थे, सीता आय, सीता भूमि कहते थे। और राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों, शूद्रों और कैदियों द्वारा कृषि कार्य संपन्न किया जाता था। कहाँ पे? सीता भूमि में जो है राजकीय भूमि पर, सीता भूमि या राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों, शूद्रों और कैदियों द्वारा कार्य किया जाता था। तो इसीलिए जो मौर्य काल में जो कृषि विभाग की देख रेख, हाँ यहाँ पे और एक पॉइंट बनता है कि सीता भूमि में तो सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी, दासों द्वारा हो गया, शूद्र द्वारा हो गया, कर्मकारों द्वारा, और इसकी देख रेख करने के लिए जो होता था एक इसी से रिलेटेड, सीता नाम से ही रिलेटेड एक अध्यक्ष रखा जाता था। उसका नाम वह कौन सा नाम से जाना जाता था? सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो यह भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है, क्या है देखते हैं कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका तक्षशिला, बी है आपका विक्रमशिला, सी है आपका मगध, डी है आपका नालंदा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित है, और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और गोपाल के पुत्र कौन थे? धर्मपाल थे। और धर्मपाल ने ही जो है क्या किए थे? 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए 200 गांव क्या किए थे? अनुदान में दिए थे। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका इल्तुतमिश, बी है आपका बलबन, सी है आपका अलाउद्दीन खिलजी, डी है आपका मोहम्मद तुगलक। तो यह कथन जो है बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है, क्या है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका ग्रामीण नहीं है, चौधरी, बी है आपका रात, सी आपका मलिक, डी है आपका पटवारी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौधरी। क्लियर। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है, क्या है देखते हैं। 30 में है कि मुगल प्रशासन में मदद मासा इंगित करता है। तो वह क्या इंगित करता है? पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका चुंगीकर, बी है आपका विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी है आपका सैन्य अधिकारों को दी जाने वाली पेंशन, डी है आपका बुनाई कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि हो जाएगा। और इससे रिलेटेड हम लोग और कुछ जान लेते हैं। यह मुगल काल से संबंधित है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और इस तरह की अधिकांश भूमि किस तरह की होती थी? अनुत्पादक होती थी। और इस भूमि को हम लोग मिल्क के नाम से भी जानते हैं। कौन सी भूमि को? मदद ए मासा की जो भूमि होती थी उसको हम लोग मिल्क भूमि के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह अकबर के समय में जो है हुआ था इस तरह का कर। और अकबर ने एक नवीन भूमि राजस्व कर भी चलाया था 1580 ईस्वी में। कौन सा था? 10 साला नामक भू राजस्व नवीन प्रणाली भी प्रारंभ किया था। तो क्लियर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है, क्या है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका अब्दुल समद, बी है आपका मंसूर अली, सी है आपका मीर सैयद अली, डी है आपका अबुल हसन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल समद हो जाएगा। दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था अब्दुल समद ने किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हम लोग दस्ताना ए
हमजा को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा? हजमानामा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। और हुमायूं के समय में 2 महान कलाकार थे, कौन कौन? मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में 2 महान चित्रकार थे, मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद। और अब्दुल समद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों के संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में भी मिलती है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल समद किसके शासनकाल में थे? तो जहांगीर के शासनकाल में थे। क्लियर? अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योगों के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी में आपका कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी आपका ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, डी में आपका है कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है, क्या है 33 में कि 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य जो था वह क्या था? तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी में आपका भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, उसके बाद सी में आपका राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी में आपका भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? तो ए में आपका है लॉर्ड लिनलिथगो, बी में आपका जेम्स मैकडोनाल्ड, सी में आपका विंस्टन चर्चिल, डी में आपका है क्लीमेंट एटली। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। और सी जो है विंस्टन चर्चिल, यह किस समय जो है भारत के वायसराय थे? तो वह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ही थे। और क्लीमेंट एटली जो है भारत के भारत नहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे सी में जो है आपका यह जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की चर्चा है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। और क्लीमेंट एटली जो जब भारत की स्वतंत्रता के समय जो है क्लीमेंट एटली जो था वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड भी रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 में है कि 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, बी में आपका संयुक्त निर्वाचन वर्ग, सी में आपका हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व, उसके बाद डी में आपका है मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो कब किया गया? तो पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। ए में है आपका 1833 ईस्वी में, बी में आपका 1853 ईस्वी में, सी में आपका 1858 ईस्वी में, डी में आपका 1882 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ए में आपका है क्या दिया हुआ है? महात्मा गांधी। उसके बाद बी में आपका है सुभाष चंद्र बोस, सी में आपका है जयप्रकाश नारायण, डी में आपका है बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं। तो क्लियर? अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 38 में कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका जयप्रकाश नारायण एवं पी.बी. सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को, बी में आपका है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, सी में आपका है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को, डी में आपका है ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में है कि ब्रिटिश राज में
बिहार के कृषि वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका पंचमुखी वर्गीकरण, बी में आपका है चतुर्मुखी वर्गीकरण, सी में आपका त्रिमुखी वर्गीकरण, डी में आपका है कोई वर्गीकरण नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमुखी वर्गीकरण। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में है कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका छोटा नागपुर पठार, बी में आपका उत्तरी गंगा मैदान, सी में आपका दक्षिणी गंगा मैदान, डी में आपका पूर्वी गंगा मैदान। तो हम लोग डी को शामिल नहीं करेंगे, पूर्वी गंगा मैदान को इसमें शामिल नहीं करेंगे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में है कि बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका घाघरा कोसी पुनपुन, बी में आपका कोसी महानंदा कर्मनासा, सी में आपका गंडक कमला बागमती, डी में आपका सोन कोसी उत्तर कोयल उत्तरी कोयल, सोन कोसी एवं उत्तरी कोयल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडक कमला एवं बागमती। ये जो है उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है बिहार में। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 42 में है कि बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है तो कौन से क्षेत्र में मिलती है। तो ए में आपका है गया बोध गया पूर्वी चंपारण भागलपुर क्षेत्र में, बी में आपका पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, उसके बाद सी में आपका है गया नालंदा बोध गया सासाराम क्षेत्र में, डी में आपका है पूर्वी चंपारण नालंदा गया सासाराम क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए जो है बिहार की मिट्टियों का एक वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में आपको थंबनेल के रूप में जो है आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 66 बीपीएससी के लिए। तो वहाँ पे जो है इस एग्ज़ाम के लिए बीएसएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। वैसे मैं ज्योग्राफी सेक्शन का लगभग 14 से 15 वीडियो बनाई हूँ। यदि आप उन 14 से 15 वीडियो को देख लेते हैं तो आई होप कि आप लोगों के जो ज्योग्राफी सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सारे क्वेश्चन जो है लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो यह सारे जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट, पूर्णिया जो है, पूर्णिया प्लेस जो है बिहार में सबसे अधिक पटसन उत्पादित करता है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया क्या है, एक प्रमंडल है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में है कि किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका भूटान, बी है आपका नेपाल, सी आपका चाइना, डी है आपका बांग्लादेश। तो नेपाल की सीमा जो है बिहार से जुड़ती है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जानते ही होंगे। बढ़ते आपके क्वेश्चन में 44 की ओर। 44 में आपका है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम जो है 13वां है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 13वां स्थान होगा। क्लियर। अब पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में आ जाए। ए में आपका है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बी में आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, हाँ गवर्नर भी रह चुके हैं। सी में आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये भी रह चुके हैं। डी में आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक, ये नहीं रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। तो ए है आपका वृद्धावस्था पेंशन, बी है आपका स्वास्थ्य बीमा, सी आपका व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 47 में है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका निर्धनता एवं भोग को समाप्त करना, बी में आपका है सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, सी में आपका लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, डी में आपका 2 अंक वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपकी अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 48 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, बी में आपका है प्राथमिक स्वास्थ्य, सी में आपका पोषण, डी में आपका है ग्रामीण सड़कें। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोषण को इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 49 में है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, बी में आपका पंचशील, सी में आपका शांतिपूर्ण अस्तित्व, उसका डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचशील को। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 50 में है कि यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कब हुए थे यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 51 में है कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका दिसंबर 1989 को, बी में आपका अगस्त 1990 को, सी में आपका दिसंबर 1991 को, डी में आपका जनवरी 1994 को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिसंबर 1991 ईस्वी को। और इस रिलेटेड हम लोग और कुछ जान लेते हैं। सोवियत संघ की संसद जो सुप्रीम सोवियत थी ने जो है 26 दिसंबर 1991 को अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का क्या रखा था? प्रस्ताव दिया था और स्वयं के भंग होने की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार जो है 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन हो गया था। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो वह कौन थे? पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में था मुनरो, बी में है निक्सन, सी में है फोर्ड, डी में है आपका कार्टर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ड। फोर्ड का पूरा नाम क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहले हम लोग आंसर को क्लिक कर देते हैं। फोर्ड का पूरा नाम है जेराल्ड फोर्ड। और यह कब हुआ था? 1947 ईस्वी में जो है 1974 ईस्वी में जो जेराल्ड फोर्ड के राष्ट्रपति पद और नेल्सन रॉकफेलर ने उपराष्ट्रपति पद क्या किया था? ग्रहण किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे 1974 में। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 53 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? द हेग में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द हेग। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 54 में कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर जो हुए थे कब हुए थे? तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है अप्रैल 1993 को, बी में आपका मार्च 1997 को, सी में आपका अप्रैल 1999 को, डी में आपका मार्च 2000 को। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च 1997 को। यह जो है 5 मार्च 1997 को मॉरिशस में जो है यह क्या हुई थी? एक तरह से यह संगठन हुई थी और जिसमें कि चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। और यह जो है हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन, यह जो है आपके 3 महाद्वीपों से संबंधित है, एशिया, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों महाद्वीपों के बीच जो है यह सेतु के रूप में कार्य करता है। कौन? हिमत क्षेत्र। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 55 में है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो कब किया था? पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका 15 मई 1964 को, बी में आपका 18 मई 1974 को, सी में आपका 11 मई 1989 को, डी में आपका 13 मई 1998 को। तो पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वह 18 मई 1974 को किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जो है
उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और जैसलमेर जिले के पोखरण से जो है यह किया गया था परीक्षण। और हम लोग दूसरे परीक्षण की बात करें तो किसके समय में हुआ था? 13 मई 1998 में हुआ था। कौन से ईस्वी में? 13 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। और उसमें तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 56 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका शिक्षा, बी है आपका स्वास्थ्य, सी है आपका तार संचार, डी है आपका आवास। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तार संचार को, जिसको हम लोग दूरसंचार के नाम से भी जानते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। और यह क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बट यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इसको और अधिक आप लोग फोकस करके पढ़ेंगे। तो क्या है 57 में, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ती है? तो पहले हम लोग देखते हैं। ए है आपका राजस्थान, बी है आपका पंजाब, सी है आपका बिहार, डी है आपका हरियाणा। तो हरियाणा जो है भौगोलिक सीमाएं से नहीं जोड़ती है देशों की भौगोलिक सीमाओं से, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में 57 क्वेश्चन थे। क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा आप लोगों को लगा ही होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम तो लगता ही है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आई होप कि इस प्रैक्टिस सेट में मैं जितने भी क्वेश्चन रखी हूँ, 57 क्वेश्चन को रखी हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि लगे कहीं अनक्लियर है, आप लोग ज़रूर जो है इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये 57 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नया, बहुत ही सारे क्वेश्चन जो है नया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आएंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि उन सारे फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।